बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम.एस. अतर कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम पोस्टमार्टम करने चले हैं। अब आप ये पूछेंगे पोस्टमार्टम किस चीज़ का, तो यकीनन पोस्टमार्टम किसी मेडिकल स्टूडेंट का काम होता है, लेकिन पोस्टमार्टम के बहुत सारे मकासद भी होते हैं और पोस्टमार्टम की बहुत सारी वजूहत भी होती हैं और पोस्टमार्टम करने के लिए एक्सपर्ट भी चाहिए होते हैं। और बाज़ दफ़ा तो जनाब अली पोस्टमार्टम जो है वो ऐसे अनट्रेंड डॉक्टर से करवाया जाता है जो जिस्मानी पोस्टमार्टम होता है कि जो तरबियत हासिल कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक तरबियत हासिल करने वाला तरबियत जो अभी नो बलद है वो इस ओहदे पे पहुंच गया है कि उसने जनाब अली दुनिया भर को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। लेकिन एक पाकिस्तान का जी शऊर, मैं ये समझता हूँ 6ठी और 7वीं और 8वीं क्लास का बच्चा भी जो है ना, जो वो बातें करता है उसको आसानी से पोस्टमार्टम कर सकता है, तो फिर बड़े लोगों की तो बड़ी बात होती है। मईशत के चैंपियन की जो बात होती है वो अलहदा होती है। तो हम बात करते हैं आज अपने हर दिल अजीज और दुनिया के नजरों के अंदर एक बावकार और बुलंद मर्तबा वजीर आजम मियाँ इमरान नवाज शरीफ साहब, इमरान नियाजी साहब, सही है जनाब। तो नवाज शरीफ पर इसलिए किया कि वो उनकी टांग जहां से निकलती है और जहां जाके अटकती है वो वहीं जा, वो एक ही नाम है, वो है नवाज शरीफ। उन्होंने मुल्क की मईशत के ऊपर जो बात की है, जो उन्होंने तकरीर की है, हमारी सादा लोग आवाम को ये समझते हैं कि वो इतने बेवकूफ हैं, जबकि ये वो कौम है कि जो कम उम्र तरीन माइक्रो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट जो बनी बच्ची वो पाकिस्तान की थी। ठीक है, तो अब हम आरे वजीर आजम साहब चीन का दौरा, चीन के बाद जनाब रशिया का दौरा, और बड़ा जनाब जंग जारी थी, वजीर आजम ने दौरा कैंसिल नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया जनाब अली वजीर आजम साहब। जब आप वहां से निकल के वापस आ रहे थे, कोई 10, 20, 25, 50 अपने स्टूडेंट बच्चों को भी साथ अपने हवाई जहाज में लेकर आ जाते। इतनी जगह तो होगी आपके जहाज के अंदर, जो वो अभी तक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और जनाब अली उनको लेकर आ जाते वहां से। नहीं जनाब, आप तो अपना निकल के आ गए, अभी तक कोई जहाज आपका वहां पहुंचा नहीं किसी को लेने के लिए। बड़े अफसोस की बात है। फिर आपने जो आगे धुआंधार तकरीर करी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, मईशत के ऊपर बात की, उन्होंने महंगाई की बात की है, इस सारी चीजों की बात की, बहुत अच्छी बात की है। दुनिया के 190 ममालिक का उन्होंने जनाब अली नाम लिया और उनका 25वें नंबर पर है महंगाई के लिहाज से। जनाब अली कम तरीन महंगाई है, बिल्कुल सही कहा जनाब अली। अमेरिका की मईशत का हवाला दिया कि वहां जनाब 1%, 1.3% महंगाई होती है साल भर की। अब बात यह है कि आपने कौम को एक लॉलीपॉप दिया कि जनाब अली ओ हो वजीर आजम साहब ने 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी, 5 रुपए पर यूनिट जनाब अली बिजली की कीमत के अंदर कमी कर दी। अच्छा ये बताइए, इसका इतलाक पहले तो के इलेक्ट्रिक वाले तो कर ही नहीं रहे, उस पर जो आपने कीमतें कम की है। दूसरी बात ये बताइए आप कि जनाब अली ये जरा इस पे भी तो रोशनी डालें कि पिछले 3 माह में आपने कितनी मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, उसको भी तो बता दीजिए जरा सा। 3 माह में आपने 50 रुपए बढ़ा दिए। चलो 50 कम कर लेता हूँ थोड़े से ना, आपकी आप ही की तरह से मैं भी हूं ना अनपढ़, और क्या नाम है, 30 रुपए बढ़ाए आपने। 30 रुपए बढ़ाकर वो बनिए वाले हिसाब आपने कर दिया सेल 30%, कीमत बढ़ाई 50%, डिस्काउंट कर दिया जनाब 30%, सेल वाले बनिए वाले साहब सेल जनाब 70%, कीमत कर दी दुगनी कीमत करके 70% जनाब डिस्काउंट कर दिया। इसका मतलब जो प्राइस थी एक्चुअल 100 रुपए, वो 200 रुपए करके उस पर 70% डिस्काउंट दिया। इसका मतलब कि 100 रुपए की चीज जो थी वो अब 125 पे बेच रहे हैं, आप दुनिया को धोखा दे रहे हैं। वही काम वजीर आजम साहब अपने बड़े अच्छे तरीके से सीखा है, बाकी और काम नहीं आते आपको, ये काम बड़े अच्छे तरीके से सीखा है। और 10 रुपए कम कर दिए, वाह भाई वाह, 30 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर साहब। कौन को धोखा देने में, झूठ बोलने में मास्टर है आप। और झूठ क्या बोले हैं आपने वो बता दूं मैं आपको, आप इंतहाई बेअकल इंसान है। आजकल गूगल के ऊपर जाइए, बच्चा भी जाके जनाब अली सर्च करके पेट्रोल की प्राइस देख लेता है। जो आपने प्राइस बताई है
अगर उनको हम कन्वर्ट करके भी बताएं तो जनाब अली जो प्राइस मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, इंडिया की प्राइस सबसे पहले आपने कोट की 260 रुपए, ठीक है, आपने पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके बताया, लेकिन इंडिया के एक्चुअल इंडिया की आवाम के लिए वो प्राइस क्या है वो नहीं बताया आपने। 105, 107, 110, 3-4 जगह उनकी मुख्तलिफ प्राइस है मुल्क के अंदर। ये है इंडिया की प्राइस। इसके बाद आपने जनाब अली बांग्लादेश की प्राइस बताई। बांग्लादेश के ऑयल की प्राइस है जनाब 89 टका पर लीटर। प्राइम मिनिस्टर साहब होश के नाखून ले जरा साहब। तुर्की की प्राइस बताइए आपने। तुर्की की प्राइस की कीमत है 12 रुपए 12.5 लीरा पर लीटर। अच्छा, अब आप कहेंगे ओ मैंने तो जनाब इसको कन्वर्ट किया। अच्छा, उसके बाद जो जो ममालिक में सस्ता तेल है ना, वहां की बात नहीं कर रहे, सिंगापुर की नहीं कर रहे, आप मलेशिया की नहीं कर रहे, ममालिक की नहीं कर रहे। चले मैं कन्वर्ट भी कर देता हूं आपके लिए। वज़ीर आज़म साहब आपने तो हिसाब किताब नहीं लगाया, मैं कन्वर्ट करता हूं। हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो जनाब अली जो इंडिया की प्राइस है वो 245 रुपए बनती है, पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट होती है। इंडियन करेंसी को पाकिस्तान करेंसी में कन्वर्ट करें 245 रुपए बनती है। और जनाब अली जो लीरा को हम कन्वर्ट करते हैं तो वो बनती है 200 रुपए। लीरा जनाब बनता है 12 लीरा की बन जाती है प्राइस 200 रुपए, और बांग्लादेश की बनती है 185 रुपए। अच्छा जनाब, अब ये तो हो गई कन्वर्शन के बाद। अब आप आ जाइए, ये भी देखिए कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जहां से मैं बैठ के आपसे ये बातें कर रहा हूं, वहां की जो है 2.05 से रेंगिट अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो वो 87 रुपीज बनती है, वो प्राइस है। अच्छा, फिर अब आपने प्राइस बता दी जनाब अली, चलो ठीक है जी, हमसे महंगा हो गया। ओ जनाब कैसा हो गया महंगा? आप आमदनी की शरह भी तो बताएं साथ में। पाकिस्तान में औसत आमदनी की शरह अगर एक मजदूर तबके को लिया है, हाँ, जो आपके यहाँ है वो 25,000, ठीक है। बांग्लादेश आपने पहले इंडिया की दी ना, इंडिया की कितनी है? 65,000 से 85,000, कितने? डबल से भी ज्यादा। बांग्लादेश बांग्लादेश में कितनी है जनाब? कम से कम 45,000। तुर्की में चले जाएं, अगर आप, मैं ये पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, अगर आप तुर्की में चले जाएं 70,000। अब मलेशिया में आ जाएं, कम से कम कितनी है जनाब? 60,000। आप और अगर दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं वहां भी चले जाएं, लेकिन बात यह है कि बस इतना ही काफी है आपके लिए, आपका झूठ का पोल खोलने के लिए इतना मेरे लिए काफी है कि अब इसके तनासुब से जरा तय कर लें महंगाई कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। हम ये कहते हैं कीमतें आपकी बहुत अच्छी है, एब्सोल्युटली वेरी राइट। सब्सिडी जो आपने दी है आपकी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। जितनी आपने सब्सिडी दी है उससे ज्यादा तो आप अपने कौमी असम्बली के मेंबरान, आपके अपने खर्च और जो ब्यूरोक्रेट से बड़े बड़े उनको आप ऑयल दे देते हैं। वो सब्सिडी आपने आवाम को नहीं दी है, वो सब्सिडी से 200 गुना ज्यादा तो उनको आप मुफ्त में ऑयल दे देते हैं, फैसिलिटीज दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूं हमें ये सारी प्राइसेस मंजूर है। आटा दाना चाल जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं एक ज़राई मुल्क होने के बाद, बावजूद आप अभी खुद आपने बताया रशिया से 20 लाख टन आप गंदम इंपोर्ट करते हैं। क्यों? आपके यहाँ पानी की कमी है, आपके यहाँ लेबर की कमी है, आपके यहाँ जमीन की कमी है। क्यों 4 साल में आपके यहाँ भाड़ जोड़ते रहे वजीर आजम साहब? आप कहते हैं पॉलिसी आजादाना होनी चाहिए, मेरे माँ बाप गुलाम कंट्री में पैदा हुए थे। आप कौन सी आजाद कंट्री में पैदा हुए हो? आप भी गुलामी कंट्री में हो और आप कौम को मजीद गुलाम बना रहे हो। IMF के नीचे आपने कौम को रख दिया। और गुलामी क्या होती है? वो पहले वाला दौर कोई है कि मजदूरों के अवाम के हाथ में हथकड़ियां डाल के उनसे मजदूरी ली जाती थी। अब ये गुलामी है, वही है जो आप कर रहे हो सारी कुछ, जो उनकी बातें मान रहे हो आप ये बताइए, हमें आपकी सारी प्राइस मंजूर है, आप हमारी पेमेंट का सैलरी का रेशो उस लेवल पे ले जाएं जो इंडिया में है, जो बांग्लादेश में है, जो श्रीलंका में है, जो जापान में है, जो चाइना में है, जो भूटान के अंदर है, जो मलेशिया के अंदर है। ठीक है, हमें ये प्राइस मंजूर है। हम कहेंगे बहुत सस्ता है हमारा मुल्क। आप मजदूर को तनख्वाह देते हैं
आप सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने से पहले उसका टैक्स काट लेते हैं। आप हर चीज पर टैक्स लेते हैं, हर चीज पर। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा एक फर्द नहीं है जो जिंदगी की सांस ले रहा हो और वो टैक्स ना दे रहा हो। और आप कहते हैं जी पाकिस्तान की कौन जो टैक्स चोर है। सबसे बड़े टैक्स चोर तो आप हैं। पिछले 2 साल पहले तक आपने क्या टैक्स दिया था? अब आपने टैक्स, आप जब कोई काम नहीं कर रहे, आपकी आमदनी बढ़ गई, जराए बढ़ गए, आप भाई सत्य वजीर आजम 4 साल से आप किसी कंपनी को किसी जगह पर काम करने के एलिजिबल नहीं है, वरना आपको भी अकामे में बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपने जनाब टैक्स बढ़ा के दे दिया। ये कहां से आ गई जनाब? किस तरह की आमदनी हुई? वजीर आजम साहब, कौम को धोखा देना बंद कर दीजिए। अब ये कौम बच्ची नहीं है। गूगल पे आपको भी जो कोई बना के देता है ना, तो आप खुद भी जरा पेपर उठा के एक दफा गूगल पर सर्च करके कीमतें और रेशो भी देख लिया कर ले, आमदनी की क्या जराए हैं, क्या रेशो है, क्या है। अब आते हैं, हम बात करते हैं आपके चीन और क्या नाम है रशिया के दौरे के। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ब्लॉग में आपको अप्रिशिएट किया था। आपने जो रशिया का दौरा किया था, आपकी तारीफ की कि आपने सही वक्त पे सही फैसला किया, लेकिन उसके दूरस्थ नताइज जो मईशत पे पड़ने जा रहे हैं, मुल्क की मईशत पे पड़ने जा रहे हैं, उसके लिए आपने क्या भागदौड़ की? अच्छा, एक आपने इंसेंटिव दिया है कौम को बड़ा, उस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने कहा बाहर से जितना काला धन लाना ले आओ, हम आपको काम करो, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। चलो, ये तो अच्छी बात है, आपने बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को एक अच्छा मौका फराहम किया है, लेकिन उस जो पैसा वहां आएगा उसकी गारंटी क्या है? जितने लोग आपकी हुकूमत आने के बाद अपनी बाहर से लाखों रुपए नहीं, बल्कि जिसे कहते हैं कई कई हजार डॉलर माहाना आमदनी, माहाना की नौकरी छोड़कर, कारोबार छोड़कर पाकिस्तान आए, उनको आपने क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया? आपकी हुकूमत ने उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया? अभी आप टैक्स फ्री करके जनाब अली देना चाह रहे हैं, इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी कौन लेगा? ये सब कुछ होगा, क्योंकि आप एक दिन में कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं, आपको उलटते पलटते यू टर्न मास्टर आप दुनिया में मशहूर है। एक 10% मिस्टर 100% थे, वो 100% जरदारी साहब थे, आप यू टर्न मास्टर हैं। तो हमारे यहाँ सारे मास्टर आते हैं। एक को आपने लकब दिया हुआ चोर डाकू का, जो लुटेरे का, जो प्राइम मिनिस्टर बाहर बैठा हुआ है। तब आप ये बताइए कि आपकी जो तरजीहात हैं वो किस चीज के ऊपर है? वज़ीर आज़म साहब, आपके पास कोई माशी मजबूत मरबूत प्रोग्राम नहीं है, इस बात को हम मान लीजिए। आप खुद कह चुके हैं, एडमिट कर चुके हैं इन तमाम चीजों को कि जी आप अभी जो हुकूमत मिली है, अभी आप तैयार नहीं थे, आप रेडी नहीं थे, आपको पता नहीं था ये कुछ होगा, जबकि आप पहले बड़े बुलंदबाज़ दावे कर रहे थे। नाजरीन, जो झूठों का बादशाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और जो अब अवाम की आवाज को दबाने के लिए पीका कानून लेकर आया, उसमें तरमीम की है। जो पीका कानून जो अवाम की आवाज को दबाना चाहे, जो साफियों की आवाज को दबाना चाहे, जो अपने खिलाफ कोई बात किसी को ना करने की इजाजत दे, वो सबसे बड़ा झूठा, चोर, बेईमान, दगाबाज और धोखेबाज शख्स हो सकता है। अगर कोई सच्चा होगा और मुखलिस होगा वतन और कौम के साथ, तो वो तनकीद भी सुनेगा, और तनकीद के बाद सुनने के बाद इस्लाह अपनी भी करेगा, और अगर बात कोई गलत होगी तो उसका जवाब देगा बेहतर अंदाज में, ना कि आपको बोलने की इजाजत ना दे। तो हम पीका कानून को भी रद्द करते हैं, और वजीर आजम की धोखेबाज तकरीर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहते हैं कि वो स्टैटिस्टिक निकालें उन ममालिक की जिनकी इन्होंने कीमतें बयान की हैं। अगर वो मैच करती है तो ठीक है, अगर वो मैच नहीं करती, वज़ीर आज़म ने झूठ बोला है, तो इनके पास 62, 63 लगनी चाहिए। ये बार बार कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं। हमें और आपको जनाब अली कहते हैं कि अगर आप गलत बयानी करोगे, गलत खबर सोशल मीडिया पे जारी करोगे, तो आपको हम बंद कर देंगे, आपको उठा के पाबंद सलासिल कर देंगे, ना कोई वारंट जारी किया जाएगा। आप जो कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? मेरा आज का सब पूरी गुफ्तगू का मरकज और मेवर यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने अगर कौम के साथ बाकायदा इंटरनेशनली लेवल पर आकर झूठ बोले, तो उसकी सजा उन्हें कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देगी या नहीं देगी? सुप्रीम कोर्ट उसे बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी कि आपने गलत फैक्ट एंड फिगर क्यों पेश किए? आपको पहले तहकीक करनी चाहिए थी। नाज़रीन, मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि जो फैक्ट और फिगर हमारे वज़ीर ने इस तकरीर में पेश किए हैं, उस पर वज़ीर आज़म को बुलाकर उनसे बातचीत की जाए और ये तहकीक की जाए कि उन्होंने फैक्ट और फिगर सही किए हैं या गलत किए हैं। अगर गलत है तो उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।